हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मिशन क्लासेस परिवार में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 6:45 से 9 बजे के बीच ग्रुप डिस्कशन होता है, लेकिन हम कई सेंटर पे आज नहीं हैं बल्कि कहीं बाहर हैं। इस वजह से ग्रुप डिस्कशन नहीं हो सका, इसलिए आज आप लोगों को PDF वीडियो प्रोवाइड करवा रहे हैं। इसमें लगभग 75 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि एडुटेरिया के सेट से हैं। और ये क्वेश्चन सभी एग्ज़ाम जैसे बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, मद्य निषेध और रेलवे NTPC, ये सभी एग्ज़ामों के लिए काफ़ी लाभदायक हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं बिना देर के क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने लड़ाकू विमान MiG-21 को सेवा से मुक्त किया है। इस लड़ाकू विमान को किस वर्ष वायुसेना में शामिल किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1963। इसका आंसर होगा 1963। और हम लोग जानते हैं कि भारत का पहला सुपरसोनिक लड़ाकू विमान MiG-21 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने पहली खनन पर्यटन परियोजना की शुरुआत की? इसका आंसर हम लोग ऐसा मार सकते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? झारखंड हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? झारखंड। हाल ही में किस देश में अशोक स्तंभ की प्रकृति का अनावरण किया गया है? तो इसका आंसर होगा श्रीलंका। अपना जो पड़ोसी राज्य है, अपने देश का जो पड़ोसी देश है वो श्रीलंका। 2025 में चेस वर्ल्ड की मेजबानी किस देश द्वारा किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा भारत। और हम लोग जानते हैं कि चेस जो है यानी शतरंज जो है, भारत की जो उत्पत्ति हुआ है वो भारत में ही हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान जो है 131 है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो ये 131 स्थान ये रहा है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया था? तो ये दिया था अनुच्छेद 67 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने राज्य के घरेलू उपभोक्ताओं को कितने यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की घोषणा किया है? तो हम लोग जानते हैं ये कितना किया है, 125 यूनिट है और दे भी रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नया उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया अनीश दयाल सिंह को। ये किया गया है अनीश दयाल सिंह को। सिर्फ यही अच्छा क्वेश्चन ये पूछे, भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो ये होगा अजीत डोभाल होगा। लेकिन यहाँ आप क्वेश्चन क्या दिया है कि उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? अनीश दयाल सिंह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली स्वदेशी MRI मशीन को कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है एम्स दिल्ली में। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एम्स का फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। तो ये कहाँ किया गया है? तो एम्स दिल्ली में किया गया है। और MRI का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मोरन समुदाय के सदस्यों को अस्थायी निवास प्रमाण पत्र देने का निर्णय लिया है? तो ये हो जाएगा असम हो जाएगा। क्या होगा? असम होगा। आर्टेमिस समझौता में हाल ही में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो ये सब करंट क्वेश्चन है कुछ। तो आर्टेमिस समझौता में हाल ही में कौन सा देश शामिल हुआ? तो ये होगा बांग्लादेश हो जाएगा। हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा बेसरन घाटी, ये बेसरन घाटी कश्मीर के किस जिले के अंतर्गत स्थित है? तो ये हम लोग जानते हैं ये अनंतनाग जिले के अंतर्गत ये स्थित है। कौन सा बेसरन घाटी? भारत उज्बेकिस्तान के मध्य डस्टलिक अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है ये पुणे में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक द्वारा
ट्रेन में भारत का पहला एटीएम लगाया गया है? तो ये लगाया गया है बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा। ये ट्रेन में भारत का पहला एटीएम लगाया गया किसके द्वारा? बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा। रामनाथ गोयनका का पुरस्कार 2025 से कुल कितने पत्रकारों को सम्मानित किया गया है? तो 2025 में जो है ये 27 पत्रकारों को सम्मानित किया गया है। किस संविधान संशोधन द्वारा SC/ST के लिए पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था किया गया है? तो इसका आंसर होगा 77वां संविधान संशोधन 1995 के थ्रू। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद के संबंध में निम्न कथनों में कौन सा असत्य है? तो पहला ऑप्शन असत्य मतलब कौन सा गलत है? तो विधान परिषद में अधिकतम सदस्यों की संख्या जो होती है, विधान परिषद में अधिकतम सदस्यों की संख्या विधान परिषद सदस्यों के 1/3 निर्धारित। ये तो बात सही है कि विधान परिषद में अधिकतम सदस्यों की संख्या विधानसभा के सदस्यों के 1/3 होती हैं, बिल्कुल सही है। और इसका नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। इसका नेक्स्ट जो ऑप्शन है इसमें इस विधान परिषद में न्यूनतम सदस्यों की संख्या 60 निर्धारित की गई है। विधान परिषद में न्यूनतम सदस्य की संख्या 60 नहीं होती है बल्कि ये 40 होती हैं। और तीसरा ऑप्शन, इसमें सदस्य हेतु न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है। तो ये बात भी सही है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर कि विधान परिषद में न्यूनतम सदस्यों की संख्या 60 निर्धारित की गई है। ये बातें गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समिति के गठन को बढ़ावा देता है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा अनुच्छेद 43 का ख हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में संशोधन, हम लोग जानते हैं संविधान संशोधन भाग 20 के अंतर्गत होता है और भाग 20 जो है संविधान का सबसे छोटा भाग है और अनुच्छेद 368 के अंतर्गत आते हैं। और हम लोग जानते हैं भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव जो अपनाया गया है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से अपनाया गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उससे अक्षुण्ण रहे, यह उपबंध किया गया है। किस में है? ये बातें तो संविधान के उद्देश्य का है। उद्देश्य का मतलब क्या होता है? प्रस्तावना होता है। संविधान के प्रस्तावना किया गया है। निम्न में किसके सिफारिश पर केंद्र द्वारा राज्यों का वैधानिक अनुदान दिए जाते हैं? तो ये केंद्र द्वारा राज्यों को जो वैधानिक अनुदान दिया जाता है ये वित्त आयोग के सिफारिश पर दिया जाता है। इसका आंसर याद रखिए, वित्त आयोग के सिफारिश पर ये दिया जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान व निकोबार द्वीप पर निम्न उच्च न्यायालयों में से किसका क्षेत्राधिकार है? इसका आंसर याद रखिएगा, कोलकाता। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? इसका आंसर होगा कोलकाता। भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष निम्न में से कौन से? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? ये थे न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण नहीं है? तो पूर्ववर्ती नदी में आते हैं ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु आते हैं। इसमें गोदावरी नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा? गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमकीन क्षेत्रों में पाए जाने वाली वनस्पति को किस नाम से जाना जाता है? तो नमकीन क्षेत्रों में जो पाए जाने वाली वनस्पति होती हैं उसको हम लोग जानते हैं हेलोफाइट के नाम से जानते हैं। हेलोफाइट तो ऑप्शन में है ही नहीं, इसलिए इसका आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। तो हमने क्या बताया कि जो नमकीन क्षेत्र में उगने वाले जो वनस्पति है उसको हम लोग कहते हैं हेलोफाइट। याद रखिए क्या यहाँ पे?
हेलोफाइट। देखिए मेसोफाइट क्या होता है। मेसोफाइट जो होता है शीतोष्ण कटिबंध में जो पाए जाने वाला वनस्पति होता है उसको हम लोग क्या जानते हैं, मेसोफाइट। और मरुस्थल में पाए जाने वाला जो वनस्पति होता है उसको हम लोग जानते हैं जीरोफाइट के नाम से। और ये क्रायोफाइट का हम यदि बात करें तो टुंड्रा एवं शीत क्षेत्र में पाए जाने वाला जो वनस्पति होता है हम लोग जानते हैं क्रायोफाइट। तो इसका आंसर इनमें से कोई नहीं होगा, क्यों, इसका आंसर ही होगा हेलोफाइट। भूमध्य रेखा निम्न में से किस देश से होकर गुजरती है। तो भूमध्य रेखा तो हम लोग जानते हैं ये मालदीव, गयान और ब्राज़ील से होकर गुजरती हैं। एक बात आप और बता देना चाहते हैं, भूमध्य रेखा कुल 13 देशों से होकर गुजरती हैं और तीन महादेश से होकर गुजरती है। तो इसका क्वेश्चन पूछा हुआ था, ऐसा कौन सा रेखा जो तीनों महादेश से होकर गुजरती है, 3 महाद्वीप से होकर गुजरती है, एशिया, अफ्रीका और यूरोप। एशिया, अफ्रीका और अमेरिका, एशिया, अफ्रीका और अमेरिका। तो ये होगा भूमध्य रेखा, ये तीनों महाद्वीप से होकर गुजरते हैं। कुल देश बोलेगा तो 13 हो जाएगा। इसका आंसर होगा मालदीव, गयान और ब्राज़ील, फर्स्ट नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है भारत राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र का मुख्यालय कहाँ है। तो ये होगा आंसर इसका अहमदाबाद। क्या होगा इसका आंसर, अहमदाबाद होगा। ब्लू कार्बन क्या है। तो ब्लू कार्बन जो होता है ये ब्लू कार्बन होता है, इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका आंसर सी हो जाएगा। महासागरों और तटीय पारिस्थितिक तंत्रों द्वारा संग्रहित कार्बन। महासागरों और तटीय पारिस्थितिक तंत्रों द्वारा संग्रहित कार्बन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बौद्ध वास्तुकला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला जो ऑप्शन है यहाँ पे, उद्देश्य का स्तूप एक स्मारक के रूप में बनाया गया था, नहीं, ये बात भी गलत है। ये बात स्मारक के रूप में बनाया गया था, एक सेकेंड आप लोग, उद्देश्य का स्तूप एक स्मारक स्तूप में बनाया गया था जिसमें बौद्ध धर्म से जुड़े किसी महत्वपूर्ण घटना, स्थल आदि को चिन्हित किया जाता है। ये बात बिल्कुल सही है, ये बात जो है बिल्कुल सही है। परिभोगिका स्तूप में बुद्ध के दफन किए गए शारीरिक अवशेष थे, नहीं, ये बात गलत है। और इसमें हम एक तीसरा ऑप्शन है कि भरहुत स्तूप उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो भरहुत स्थित उत्तर प्रदेश में नहीं, ये मध्य प्रदेश में है। ये बात भी गलत है। इसका सिर्फ आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी में केवल 1 जो आंसर है वो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक काल में शिक्षा का आरंभ निम्नलिखित में किसके साथ होता था। तो वैदिक काल में जो शिक्षा का जो आरंभ होता था वो होता था उपनयन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने विद्रोहियों का सफाया कर विस्तार के स्थान पर समेकन की नीति अपनाई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। किसने विद्रोहियों का सफाया कर विस्तार के स्थान पर समेकन की नीति अपनाई थी, होगा गयासुद्दीन बलबन होगा। इसका आंसर क्या होगा, गयासुद्दीन बलबन। और इससे क्वेश्चन बताते हैं कि पैरों को चूमने की प्रथा जिसको हम लोग सजदा प्रथा कहते हैं, पावों से सजदा प्रथा, इस प्रथा के लागू किसने किया था, गयासुद्दीन बलबन ने किया था। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर और बुक्का राय किसके मंत्री थे, ये काम्पिल के मंत्री थे। और इसमें एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, हरिहर बुक्का ने किस साम्राज्य का स्थापना किया था। तो ये क्या था, किस वंश का स्थापना किया था, ये संगम वंश का स्थापना किया था। किसने, हरिहर और बुक्का ने। लेकिन यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि हरिहर और बुक्का जो हैं कहाँ के मंत्री थे। तो ये वारंगल के काकतीय राजवंश की सेवा में थे। और ये जब काम्पिल पर दिल्ली सल्तनत मोहम्मद बिन तुगलक के आक्रमण के बाद राष्ट्र नष्ट हो गया, तब हरिहर बुक्का को कैद कर लिया गया था।
किसने? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। और बाद में इन्हें इस्लाम धर्म में प्रवृत्त किया गया। हालांकि संत विद्यारण्य की प्रेरणा से उन्होंने पुनः हिंदू धर्म अपना लिया और 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था। हरिहर बुक्का के पिता जो संगम थे, अपने पिता संगम के नाम से उस वंश का नाम क्या रखा? संगम वंश रखा। तो इसका आंसर क्या हो जाए? इसका आंसर होगा कामपिल्ल होगा। मुगल शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर मनसबदारी प्रणाली अकबर द्वारा 1571 में शुरू की गई थी। हाँ, ये बात सही है। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में हुआ, तो बिल्कुल सही है। अकबर और ये हेमू के बीच हुआ था। मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप सिंह बाबर के समकालीन थे? नहीं, महाराणा प्रताप तो इस अकबर के समकालीन थे, क्योंकि हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच, इसलिए यह बाबर के नहीं अकबर के समकालीन होगा। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए के 1 और 2 दोनों वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा साम्राज्य के संस्थापक राजा शिवाजी को किस स्थान पर छत्रपति के खिताब से सम्मानित किया गया था? छत्रपति के खिताब से महाराजा मराठा साम्राज्य के संस्थापक राजा शिवाजी को रायगढ़ में सम्मानित किया गया था, क्योंकि रायगढ़ ही उनका राजधानी था। 1882 में शैक्षणिक सुधार के लिए हंटर आयोग की नियुक्ति किसने की थी? हंटर आयोग की जो नियुक्ति किया था लॉर्ड रिपन ने किया था। हंटर आयोग की नियुक्ति किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने। 1919 के प्रस्तावित रॉलेट अधिनियम में राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमे के कितने दिनों के लिए हिरासत में रखने की अनुमति दी थी? ये 2 वर्ष दी गई थी। 1919 में जो रॉलेट एक्ट आया था तो उसमें 2 साल तक जो है बिना मुकदमे के हिरासत में रखने की अनुमति दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्रीय मामलों में ब्रिटिश सरकार द्वारा पहला हस्तक्षेप था? ये विनिमय अधिनियम 1773। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1928 में निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस पार्टी की नेहरू रिपोर्ट स्वतंत्र भारत के लिए एक भावी संविधान लिखी जो स्वतंत्र उपनिवेश का दर्जा देने पर आधारित थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू। अभिनव भारत सोसाइटी के बारे में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। तो अभिनव भारत के यदि हम बात करें यहाँ पे, तो पहला जो ऑप्शन यहाँ पे दिया है, पहला ऑप्शन, ये सोसाइटी समाजवादियों का एक समुदाय था जो सशस्त्र क्रांति में विश्वास रखता था। दूसरा है कि इन सोसाइटी की स्थापना जयप्रकाश नारायण द्वारा की गई थी? नहीं, ये बात तो बिल्कुल गलत है। ये बात बिल्कुल गलत है। अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना जयप्रकाश नारायण ने नहीं बल्कि बीडी सावरकर ने किया था। और ये तीसरा क्वेश्चन है कि मित्र मेला एक क्रांतिकारी गुप्त संस्था का नाम बदलकर 1904 में अभिनव भारत रखा गया। ये बात बिल्कुल सही है कि अभिनव भारत का जो पहले नाम था वो नाम था मित्र मेला। ये 1904 में जो है इसका नाम चेंजिंग करके क्या रख दिया? अभिनव भारत रख दिया। और पहला भी जो ऑप्शन है, ये सोसाइटी समाजवादियों का एक समुदाय था जो सशस्त्र क्रांति में विश्वास रखता था। ये ऑप्शन भी सही है। 1 और 3 सही है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1929 में बिहार क्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था? तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का जो गठन किया गया था वो किया गया था स्वामी शाहजानंद सरस्वती के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था स्वामी शाहजानंद सरस्वती के द्वारा। सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए तथा कोड का प्रयोग करके सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ एक
पत्तन है, दूसरा राज्य है कि कौन सा पत्तन किस राज्य में है। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे पहला भटकल पत्तन। पत्तन मतलब बंदरगाह होता है। भटकल पत्तन जो है ये याद रखिए, भटकते भटकते कहाँ, भटकते भटकते ये नाटक करने लगा। तो इसका कहाँ हो जाएगा, कर्नाटक में हो जाएगा यहाँ पे। और इस सी नंबर में काकीनाडा है। काकीनाडा जो हो जाए यहाँ पे, काकीनाडा जो होगा ये आंध्र प्रदेश में होगा। काकीनाडा कहाँ होगा, आंध्र प्रदेश में होगा। तूतीकोरन, ये तूतीकोरन तमिलनाडु में होगा। तूतीकोरन कहाँ होगा, ये तमिलनाडु में। और एक जो बचा एलेप्पी, तो एलेप्पी जो होगा ये केरल में होगा। तो हमेशा याद रखिएगा। तो भटकल कहाँ हो गया, आंध्र प्रदेश में, और एलेप्पी हो गया केरल में, काकीनाडा हो गया आंध्र प्रदेश में, तूतीकोरन कहाँ हो गया, ये तमिलनाडु में हो गया। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो इंदिरा गांधी परमाणु केंद्र जो है ये कहाँ है, तो ये कलपक्कम में है। ये कहाँ, ये कलपक्कम में है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था। अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग अधिनियम ये जो पारित किया गया था, ये पारित किया गया था ये 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के दो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन है। तो भारत के दो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है वो है परमवीर चक्र और महावीर चक्र। ये दोनों में कहीं फर्स्ट स्थान पे कौन आता है, तो फर्स्ट स्थान पर आता है परमवीर चक्र और दूसरे स्थान पर आता है वीरता के मामले में महावीर चक्र। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी हो गया। थोड़ा सा ये पीडीएफ में थोड़ा सा इसे धुंधला हो गया है, तो पढ़ के हम सुनाते हैं यहाँ पे। तो एक है थाइकल मधुसूदन दत्त। तो थाइकल मधुसूदन किससे ये संबंधित हैं। अच्छा, पहले इसमें सी ऑप्शन लच्छू महाराज हैं। एक दिख रहे हैं यहाँ पर लच्छू महाराज। देखिए महाराज जितना होता है वो थकता नहीं है, तो लच्छू महाराज होगा, थक मतलब कत्थक। लच्छू महाराज का हो जाएगा यहाँ पे, कत्थक हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे एक पंकज मलिक है। तो पंकज मलिक का होगा प्रख्यात संगीतज्ञ होगा। पंकज मलिक क्या है, प्रख्यात संगीतज्ञ हैं। और यहाँ फिर है नंदलाल बोस। बी ऑप्शन में नंदलाल बोस हैं। तो इसका हो जाएगा चित्रकलाविद। ये चित्रकला, नंदलाल बोस जो है चित्रकला से संबंधित है, ये चित्रकार है ये। और एक पहला जो ऑप्शन है ये माइकल मधुसूदन दत्त हैं। इसका जो हो जाएगा प्रख्यात ये कवि है। मधुसूदन दत्त क्या है, ये प्रख्यात ये कवि है। तो हमेशा याद रखिएगा लच्छू महाराज जो हैं ये प्रख्यात कथक है, और पंकज मलिक क्या है, ये प्रख्यात संगीतज्ञ हैं, और नंदलाल बोस क्या है, ये चित्रकार है, और माइकल मधुसूदन दत्त क्या है, ये प्रख्यात कवि हैं। तो इसका ऑप्शन जो होगा ये ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों को लिंगानुपात को घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। घटते क्रम में, घटते क्रम मतलब क्या होता है, बड़ा से छोटा चलना है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या पहले कहाँ है उसको देखना है, फिर लास्ट में जनसंख्या सबसे कम कौन है तो उसको लास्ट में रखना है। तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा। तो हम कहेंगे सबसे जो ज़्यादा जनसंख्या केंद्र शासित प्रदेश में वो सबसे ज़्यादा पुदुचेरी में। हालांकि यहाँ पे दिल्ली आता तो दिल्ली आंसर मारते, लेकिन ऑप्शन में दिल्ली नहीं है। तो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या होगा वो पुदुचेरी में होगा। और उसके बाद जो आएगा लक्षद्वीप, पुदुचेरी पर क्या पे लक्षद्वीप, और फिर एक नंबर पे फिर आएगा यहाँ पे अंडमान और निकोबार, और लास्ट में कौन आएगा, चंडीगढ़ होगा। तो इस घटते क्रम में सबसे ज़्यादा जनसंख्या ऑप्शन के अनुसार पुदुचेरी होगा, और उसके बाद किसका आएगा नंबर, लक्षद्वीप का, और तीसरे पे आएगा अंडमान और निकोबार का, और चौथे पे आएगा चंडीगढ़ का। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसका ऑप्शन जो हो जाएगा
बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ स्थित? ये गुलमर्ग में है। ये कहाँ पे? ये गुलमर्ग में है। तो इसका ऑप्शन क्या चलेगा? इसका ऑप्शन जो चलेगा ये सी चलेगा। तो जिसे हम लोग बात करते हैं गुलमर्ग का, तो गुलमर्ग है कहाँ पर? ये गुलमर्ग है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर स्थित एक शहर है ये। इसका आंसर मारिएगा आप लोग सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और 1 नंबर कथन है कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित विज्ञान का आकलन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय निकाय है। ये बात बिल्कुल सही है। और दूसरा, इसे वर्ष 1988 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा स्थापित किया गया था। ये बात भी सही है कि जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी जो संगठन है इसका स्थापना 1988 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन का स्थापना के द्वारा किया गया था 1988 में। इसलिए इसका आंसर जो होगा 1 और 2 दोनों कथन सही है। ऑप्शन सी चलेगा यहाँ पे। नेक्स्ट है प्रभावी नाभिकीय आवेश के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला, ये केवल नाभिकीय आवेश पर निर्भर करता है। ऐसा कोई बात नहीं कि केवल नाभिकीय आवेश पर निर्भर करता है। यह आवर्त में बाएं से दाएं की ओर जाने पर घटती हैं। यह समूह में नीचे को जाने पर घटता है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है, ये सही है। और तीसरा, जो ये समूह में नीचे को जाने पर घटता है, ये बात भी सही है। तो हमेशा याद रखिए कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है और समूह में ऊपर से नीचे आने पर घटता है, ये बात भी सही है। ये संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन पर कार्य करता है, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर जो होगा सिर्फ और सिर्फ होगा ऑप्शन ए। ये बात ही गलत है और गलत ही पूछ रहे, कौन सा गलत है? सोडियम धातु के जल के साथ अभिक्रिया करने पर क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं सोडियम धातु को जल के साथ अभिक्रिया कराने पर यह हाइड्रोजन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन बनते हैं। यदि सोडियम धातु को जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो ये बनता है हाइड्रोजन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक आधातु का है? तो यहाँ पर कार आधातु का कौन सा है? तो हम लोग जानते हैं, देखिए, यदि जिसके कक्षा में लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाए या लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए या लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो वो धातु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाते हैं। लेकिन वही चीज़ें यहाँ पे यदि कक्षा के लास्ट कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन आए या 6 इलेक्ट्रॉन आए या 7 इलेक्ट्रॉन आए तो ये अधातु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं। तो यहाँ पे देखिए अधातु का कह रहा है तो इसका लास्ट कक्षा में जब 5 इलेक्ट्रॉन उबला हो जाए यहाँ पे, इसका आंसर जो होगा ये होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षारक सूचक नहीं है? क्षारक सूचक नहीं है ये। तो इसका जो आंसर होगा इसका होगा स्टार्च पेपर होगा। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा स्टार्च पेपर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Na2 सोडियम ऑक्साइड नाइट्रस ऑक्साइड एक ऑक्साइड है, किसका? ये क्षारीय है। ये क्या होता है? ये क्षारीय है। कार्बन यौगिकों में आमतौर पर क्या नहीं पाया जाता है? तो कार्बन यौगिकों में आयनिक बंधन नहीं होगा। एकल बंधन हो जाएगा, द्विबंधन हो जाएगा, त्रिबंधन हो जाएगा, लेकिन आयनिक बंधन नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अयस्कों के ताप को क्या कहा जाता है? तो अयस्कों की ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो होता है
अयस्कों का यदि जो ताप होता है वो कहलाता है निस्तापन। इसका आंसर क्या होगा? निस्तापन। ऑक्सीजन का अनुपस्थिति में कहते निस्तापन होगा, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में कहे तब भर्जन हो जाता है, तब इसका आंसर क्या होता है? भर्जन। लेकिन यहाँ पे अनुपस्थिति कह रहा ऑक्सीजन का, इसका आंसर क्या होगा? ये होगा निस्तापन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे अधिक क्रियाशील है? तो हम लोग जानते हैं सबसे ज़्यादा जो क्रियाशील होता है, सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है पोटेशियम, लेकिन पोटेशियम तो ऑप्शन में है ही नहीं। सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन सा होता है? पोटेशियम, जिसका संकेत क्या होता है? जिसका संकेत होता है, जिसका संकेत के होता है। और पोटेशियम के बाद क्या आता है? दूसरे नंबर पर सोडियम आता है, और तीसरे नंबर पर आता है कैल्शियम, और चौथे पर कौन आता है? मैग्नीशियम। केदारनाथ का माली, केदारनाथ का माली बना, इसको याद रखिए, ट्रिक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि पोटेशियम भी नहीं है, सोडियम भी नहीं है, लेकिन कैल्शियम है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाए? यहाँ पे कैल्शियम हो जाएगा। ये टेक्नीशियन के एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन, ये भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पे एक गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन -0.5 होता है, दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब कैसा होगा? तो मैं आप लोग बता देना चाहता हूँ कि यदि आवर्धन माइनस में है, यदि आवर्धन माइनस में, तो इसका मतलब होता है कि वो अवतल दर्पण है। और उसमें क्या है कि यहाँ पे कि 0.5 का मतलब क्या होता है? हाफ होता है। यदि 1 से ज़्यादा वैल्यू रहता तो हम कहते हैं कि वस्तु की अपेक्षा बड़ा प्रतिबिंब है, लेकिन 0.5 1 से कम है ना, तो हम कहेंगे कि प्रतिबिंब जो बना है वो वस्तु की अपेक्षा छोटा बना है। और कैसा बनेगा? चूँकि यहाँ पे हमने क्या बोला कि आवर्धन माइनस में है, तो अवतल दर्पण है, और अवतल दर्पण में यहाँ पे और जो छोटा बन रहा है और उल्टा भी बनेगा, और ये वास्तविक ही बनेगा, ठीक ना। तो यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा, यहाँ पे इसका आंसर होगा ये ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत उपकरण जूल के तापन के नियम पर आधारित नहीं है? तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो पहला ऑप्शन है विद्युत परिपथ फ्यूज। फ्यूज भी क्या करता है कि जूल के तापन के नियम पर आधारित है। इलेक्ट्रॉनिक आयरन, हाँ आयरन भी होता है, आयरन में हम लोग जानते हैं कि नाइक्रोम का तार होता है, ये गर्म होता है, तो जूल के तापन के नियम पर आधारित ये भी है। इलेक्ट्रिक केतली, जैसे पानी को हम लोग गर्म करते हैं, तो ये भी क्या होता है? जूल के तापन के नियम पर आधारित है। लेकिन बिजली का जो पल्ला का जो स्विच होता है वो जूल के तापन के नियम पर आधारित नहीं है। जूल के तापन के नियम पर आधारित कौन कौन सा? हीटर हो गया, फ्यूज हो गया, इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, इलेक्ट्रिक केतली हो गया, ये सभी होता है। इसका जो ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रवों के घर्षण को क्या कहा जाए? द्रवों के घर्षण को हम लोग क्या बोलते हैं? श्यानता। द्रव के परत दो परतों के बीच जो घर्षण लगता है उस घर्षण को हम लोग क्या जानते हैं? श्यानता। हम लोग जानते हैं किसके नाम से? श्यानता के नाम से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रो प्रतिरोधकता वाले धातु के तार को 4 बराबर भागों में काटा जाता है, तो प्रत्येक भाग की प्रतिरोधकता क्या होगी? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में ज़्यादातर स्टूडेंट फंस जाते हैं और इसका आंसर नहीं मार पाते। मैं आप लोग बता देना चाहता हूँ कि इसमें जो हम लोग जानते हैं जो प्रतिरोध जो डिपेंड करता है वो लंबाई के समानुपाती होता है, तार की मोटाई के यानी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का रो प्रतिरोधकता वाले धातु के तार को, देखिए लंबाई की यदि बात करता है यहाँ पे तो कोई बात नहीं, यहाँ पे मोटाई की बात करता है तो देखा जाता है, लेकिन यहाँ पे कह रहा बात कि रो प्रतिरोधकता वाले धातु के तार को 4 बराबर भागों में काटा जाता है, प्रत्येक भाग की प्रतिरोधकता क्या होगी? बिल्कुल उतना ही रहेगा, यानी कि इसका आंसर क्या? रो ही हो जाएगा। यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा? रो ही होगा, क्योंकि प्रतिरोधकता जो किसी भी डिपेंड नहीं करता है,
आप तार की मोटाई को बढ़ा दीजिए, घटा दीजिए, लंबाई को बढ़ाइए, लंबाई को घटाइए, चाहे 10 टुकड़म कीजिए या 20 टुकड़म कीजिए, कितनों टुकड़म कीजिए, प्रतिरोधकता इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता ही नहीं है। इसलिए इसका आंसर क्या, 4 भाग में करो किसी भाग में, इसका आंसर क्या होगा, रो ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिमिट में से कौन सा उपकरण उपयोग किया है। दूध के घनत्व को मापने के लिए हम लोग जानते हैं लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करते हैं, लैक्टोमीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है। तो हम लोग जानते हैं कि कार्य की इकाई जो इकाई होती है ऊर्जा होती है, ऊष्मा की इकाई भी क्या होती है, ऊर्जा होती है। ऊर्जा एक ऊर्जा नहीं, ऊर्जा की इकाई क्या होता है, जूल होता है, ऊर्जा हो गया। और ऊष्मा की इकाई भी क्या होता है, जूल होता है, और कार्य की इकाई भी जूल होता है। तो यहाँ पे हम लोग इकाई ऊर्जा की इकाई के समान, ऊर्जा की इकाई क्या होता है, ऊर्जा का जो मात्रक होता है जूल होता है। तो यहाँ पे हम लोग बल का तो न्यूटन होता है, शक्ति का वाट होता है, ये बात भी गलत है। घनत्व का क्या होता है, घनत्व को हम लोग जानते हैं द्रव्यमान बटे क्या होता है, आयतन, केजी पर मीटर का क्यूब हो जाएगा। और यहाँ पे डी ऑप्शन कार्य का मात्रक भी क्या होता है, जूल होता है। तो ऊर्जा की इकाई का समान किसका इकाई है, तो कार्य का। किस तरंग की तरंगों में कंपन तरंग के चलने की दिशा के समांतर होते हैं, तो इसका आंसर होगा अनुदैर्घ्य। क्या होगा यहाँ पे, अनुदैर्घ्य। ये क्वेश्चन कह दे कि तरंगों में जो कंपन होता है तरंग के चलने की दिशा के लंबवत होता है, तब कहे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनुप्रस्थ हो जाएगा। और कहा था यहाँ पे तरंगों में जो कंपन होता है तरंग के चलने की दिशा के समांतर हो, तो समानांतर होता है अनुदैर्घ्य में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आहार घटक प्रति ग्राम मनुष्यों में उच्चतम ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो प्रति ग्राम ज़्यादा ऊर्जा जो प्रदान करता है, ये करता है वसा करेगा। कौन करेगा, प्रति ग्राम मनुष्यों में जो उच्चतम ऊर्जा प्रदान करता है, सबसे ज़्यादा कौन प्रदान करता है, वसा। और यही क्वेश्चन ये हो जाए कि जल्दी ऊर्जा प्रदान कौन करेगा, तब इसका आंसर होता है कार्बोहाइड्रेट। लेकिन ज़्यादा कौन करेगा, तो वसा करेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगहीन लवक को क्या कहा जाता है। रंगहीन लवक को जो कहा जाता है, इसको कहा जाता है, इसको ल्यूकोप्लास्टिड्स कहा जाता है। रंगहीन लवक मतलब इसमें कोई रंग नहीं होता है। देखिए लवक 3 प्रकार का हो गया, वर्णीय हो गया, अवर्णीय जिसको हम लोग रंगहीन लवक भी कहते हैं, तीसरा होता है हरित लवक। फूलों में जो होता है वो वर्णीय लवक होता है, जड़ों में होता है रंगहीन लवक, और पत्तियों में होता है हरित लवक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे, इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर ल्यूकोप्लास्टिड्स हो यहाँ पे। ग्लूकोज अणु निम्नलिखित में से किस में टूट जाता है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ग्लूकोज अणु जो टूट जाते हैं वो पायरुविक अम्ल में टूट जाते हैं। टेटनस तंत्रिका तंत्र की एक गंभीर बीमारी है जो किस विष उत्पादक के कारण होते हैं, तो ये होता है जीवाणु की वजह से। एक बार फिर से क्वेश्चन इसको पढ़ देते हैं। टेटनस तंत्रिका तंत्र की गंभीर बीमारी है, एक सेकेंड। टेटनस तंत्रिका तंत्र की गंभीर बीमारी जो विष उत्पादक के कारण होती है जीवाणु की वजह से। किसकी वजह से, टेटनस होता है ये जीवाणु के वजह से होता है। और हम लोग जानते हैं कि जो जीवाणु द्वारा होने वाले रोग कौन कौन सा होता है, तो याद रखिए पंडित का टिक न्यू है। प से क्या होगा, प्लेग, डी से डिप्थीरिया हो गया, टो से टाइफाइड हो गया, पंडित का मतलब काली खांसी हो गया, टी मतलब कि टिटनेस हो गया, और को से क्या हो गया पे, कुष्ठ हो गया पे, न्यू है, न्यू मतलब न्यूमोनिया हो गया, हाई मतलब क्या हो गया, हैजा होगी। सभी बीमारी किसकी वजह से होता है, ये जीवाणु की वजह से। मांसपेशियों की क्रिया से उत्पन्न बल को क्या कहा जाता है, पेशी बल कहा जाता है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, मांसपेशियों की क्रिया से उत्पन्न बल को क्या कहा जाता है, पेशी बल कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, पेशी बल हो यहाँ पे। निम्नलिखित में
फूलदार पौधों में कौन लता का उदाहरण, लता का उदाहरण इसमें चमेली होगा। कौन होगा यहाँ पे? चमेली। लता का मतलब क्या होता है? जो कमज़ोर जो तना वाले पौधे होते हैं उसको क्या बोलते हैं यहाँ पे हम लोग? लता कहते हैं। जिसको किसी चीज़ का सहारा देना पड़ता है चढ़ने के लिए, जैसे कद्दू हो गया, कदीमा हो गया, खीरा हो गया, ये सब किसका एग्जाम्पल है? ये पौधे लता के एग्जाम्पल है, क्यों? इसके जो तना होते हैं ना वो क्या होते हैं? कमज़ोर होता है। उसी तरह से जो यदि हम बात करें यहाँ पे जो चमेली होता है, चमेली का भी तना क्या बिल्कुल कमज़ोर होता है, इसलिए लता का उदाहरण क्या हो जाए? चमेली हो जाएगा। सूरजमुखी, गुलाब, गुड़हल, ये सब बताना क्या थोड़ा सा मजबूत होता है कि आप अपने से ही आगे बढ़ जाता है, इसको किसी चीज़ का सहारा नहीं देना पड़ता है। निम्नलिखित में जानवरों में से कौन सा सरीसृप वर्ग से संबंधित है? तो सरीसृप वर्ग से जो संबंधित हैं ये होगा सांप। नहीं, सांप नहीं, बिल्कुल सरीसृप वर्ग से संबंधित नहीं है, तो नहीं है जिसमें मेढक हो जाएगा। सरीसृप वर्ग से जो है कछुआ है, सांप है, मगरमच्छ है, ये सरीसृप वर्ग से हैं। लेकिन मेढक सरीसृप वर्ग से नहीं है, ये उभयचर प्राणी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छी तरह से विभेदित उत्तकों के साथ पौधे जो अंततः बीज बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं फेनरोगेम। वो क्या कहलाते हैं? वो फेनरोगेम कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन उत्तकों को मरम्मतों में मदद करता है? तो उत्तकों की मरम्मतों में जो मदद करता है एरियोलर, वो कौन करता है? वो एरियोलर करता है। और आज का जो कहा जाए 73वां जो क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन के किस भाग से सूचना प्राप्त होता है? न्यूट्रॉन है, न्यूरॉन के किस भाग से सूचना प्राप्त होती है? तो न्यूरॉन के किस भाग से सूचना प्राप्त होती है? डेंड्राइट से। किससे होता है? डेंड्राइट से। तो याद रखिए कि न्यूरॉन के बहुत सारे भाग होता है, डेंड्राइट होता है, एक्सॉन होता है, सेल बॉडी होता है, नर्व एंडिंग होता है। लेकिन आप लोग याद रखिए किस भाग से सूचना प्राप्त होता है? सूचना जो प्राप्त होता है डेंड्राइट से होता है। किससे होता है? ये डेंड्राइट से होता है ये। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वैश्वीकरण और भारत पर इसके प्रभाव के बारे में, लेकिन कौन सा सत्य नहीं है? निर्यात में वृद्धि आज वृद्धि से अधिक होता है। वैश्वीकरण और भारत में इसके प्रभाव, वैश्वीकरण हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, तो इसका मतलब होता है कि निर्यात में वृद्धि होगा। बिल्कुल सही बात, निर्यात में वृद्धि होगा। निर्यात में वृद्धि आयात में वृद्धि से अधिक है, बिल्कुल सही बात है। निर्यात में ज़्यादा वृद्धि होगा आयात की तुलना में। देखिए आयात का मतलब होता है कोई वस्तु को बाहर से ला तो आयात कहलाता है, वही वस्तु को बाहर एकदम भेजते हैं तो क्या कहलाता है? निर्यात। निर्यात ज़्यादा होना चाहिए किसके तुलना में? आयात की तुलना में, तब वैश्वीकरण होगा। जिसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जो होगा यहाँ पे ऑप्शन ए हो गया यहाँ पे। और आज के जो PDF जो वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं इसका लास्ट क्वेश्चन है, गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे NSSO। इसका आंसर क्या होगा? NSSO। तो यहीं पे ख़त्म करते हैं सेशन को और मिलते हैं हम लोग कल नए PDF वीडियो के साथ। जब तक क्लास पे नहीं जाते हैं, ग्रुप डिस्कशन नहीं करवाते, तब तक आप लोगों को PDF वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे। मिलते हैं हम लोग कल नए PDF वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।